चलिए जी, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और आज का जो लेक्चर है दैट इज एक्चुअली रिलेटेड विद योर, जस्ट वन मिनट। सेल्स होते हैं, वो अपनी एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एनी सेल विच इज गोइंग टू हैव ब्लड सप्लाई, ठीक है, थ्रू वेसल्स, तो उसके थ्रू उसको न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं और ऑक्सीजन भी मिलती है, ठीक है। अब ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जब सेल में एंटर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज गोइंग टू प्ले द रोल, ठीक है, थ्रू एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया इज गोइंग टू प्रोड्यूस द एटीपी, ठीक है। ये डायग्राम सबको नजर आ रही है ना। अच्छा, अब ये जो एटीपी होता है, व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ दिस एटीपी इन द सेल। अब ये जो एटीपी है, ये डिफरेंट एनर्जी प्रोडक्शन जो प्रोसेसेस हैं गोइंग ऑन विद इन द सेल्स, उसमें रोल प्ले करता है, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सेल के फंक्शन को मेंटेन या उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, दिस इज योर सोडियम पोटेशियम एटीपी इज फॉर्म। So what your normally your sodium potassium ATPase pump is going to do, it is actually is going to do that, it is going to keep the sodium outside the cell and the potassium within the cell, ठीक है। अब सोडियम जो है एक एक्सेस अमाउंट से ज़्यादा विद इन द सेल इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर तो सेल में सोडियम एक्सेस अमाउंट में अगर एक्यूमुलेट हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू ब्रिंग द वाटर अलोंग विद दिस, और सेल में एक्सेसिव वाटर एक्यूमुलेशन हो जाएगी, ठीक है, विच इज एक्चुअली dangerous for the cell. Cell cannot survive in this scenario, ठीक है। So normally जो ATP प्रोड्यूस हो रहा है, what ATP क्या कर रहा है कि आपके सोडियम पोटेशियम ATPase के फंक्शन को जो है ऑन गोइंग रखता है, ठीक है, सो दैट द पोटेशियम इज गोइंग टू गो इनसाइड द सेल एंड द सोडियम इज गोइंग टू गो आउटसाइड द सेल, ठीक है। ये नॉर्मल फंक्शन है। सिमिलरली ये जो ATP है, ये प्रोटीन की प्रोडक्शन में यूज होता है, which is going on your endoplasmic reticulum, ठीक है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें आपका ATP यूटिलाइज हो रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है। सिमिलरली डिफरेंट जितने भी एनर्जी प्रोडक्शन के प्रोसेसेस हैं गोइंग ऑन विद इन योर सेल, उस सब में ATP जो है दिस इज बीइंग यूटिलाइज्ड, ठीक है। अगर सपोज सेल जो है उसको ATP से डिप्राइव कर दिया जाए, ठीक है, और यू कैन से कि अगर ATP अवेलेबल नहीं है तो व्हाट विल हैपन विद द सेल, कि जितने भी एनर्जी प्रोडक्शन के जो यू कैन से प्रोसेसेस हो रहे हैं विद इन द सेल, दे आर गोइंग टू बी स्टॉप, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड ये जो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप काम कर रहा है, विच इज डिपेंडेंट ऑन द ATP, इसका फंक्शन जो है वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। जब सोडियम पोटेशियम ATPase पंप अपना काम नहीं करेगा, तो जो इसका नॉर्मल फंक्शन था टू कीप द सोडियम आउटसाइड एंड टू कीप द पोटेशियम इनसाइड, दिस इज गोइंग टू बी लॉस्ट, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच सोडियम की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी विद इन द सेल्स, और पोटेशियम जो है वो आउटसाइड द सेल्स आना शुरू कर देगा। अब सोडियम जो विद इन द सेल्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, दिस इज गोइंग टू ब्रिंग द वाटर अलोंग विद दिस विद इन द सेल्स, ठीक है। तो सेल्स में वाटर की एक्यूमुलेशन हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको दोबारा से एक, ये तो जस्ट ओवरव्यू मैंने अभी आपको बताया, दोबारा से इन डिटेल हम लोग करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बात बतानी है कि जी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी किसी सेल्स होते हैं उनकी यू कैन से लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। बेसिकली आज के जो हमने यू कैन से अभी तक जो मैंने ओवरव्यू थोड़ा सा बिल्कुल डिस्कस किया है, आज जो हमने मेन थिंग्स डिस्कस करनी है उसमें हमने मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी जो है उसको डिस्कस करना है। लेकिन उसमें जो मैकेनिज्म है सेल इंजरी का, दिस इज एक्चुअली थ्रू द थ्री मेन टाइप्स, ठीक है। तीन मेन तरह का होता है। हाइपोक्सिया मीडिएटेड सेल इंजरी हो सकती है, फ्री रेडिकल मीडिएटेड सेल इंजरी हो सकती है, या केमिकल से थ्रू इंजरी हो सकती है। लेकिन जो आज की क्लास में हमने डिस्कस करना है, दिस इज गोइंग टू बी योर हाइपोक्सिया मीडिएटेड सेल इंजरी, ठीक है। अच्छा, हाइपोक्सिया मैंने लास्ट टाइम आपको डेफिनेशन बताई थी कि व्हाट डज मीन बाय हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मीन डेफिशिएंसी ऑफ
ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, इस्कीमिया की एक टर्म मैंने आप लोगों को बताई थी, और इस्कीमिया का मतलब होता है जनाब कि व्हेन द ब्लड फ्लो टू द टिश्यू इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड व्हिच लीड्स टू बोथ द डेफिशिएंसी ऑफ oxygen as well as the nutrients. So ischemic injury is actually going to be more dangerous as compared to the hypoxia, क्योंकि जो nutrients भी मिल रहे हैं टिश्यूज को वो भी लॉस हो जाते हैं इन केस ऑफ इस्कीमिया, ठीक है जी। तो आज जो हमने करना है कि व्हेन एवर देयर इज गोइंग टू बी हाइपोक्सिया और इस्कीमिया, मीन जब भी ब्लड फ्लो या ऑक्सीजन सप्लाई टू द सेल कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, देन हाउ द सेल्स आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दैट, ठीक है जी। अच्छा, इनिशियली मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई इंजूरियस स्टिमुलस सेल्स को इफेक्ट करेगा तो जो सेल्स में चेंजेस आएंगे, दिस इज एक्चुअली, और जो इंजरी होगी सेल्स की या जो सेल्स रिस्पॉन्स देंगे, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग कि जो नेचर ऑफ इंजरी है वो कैसी है, उसकी ड्यूरेशन क्या है और उसकी सेवेरिटी क्या है, ठीक है। सपोज नेचर ऑफ इंजरी की अभी हम बात कर रहे थे कि अगर सिर्फ हाइपोक्सिया है तो वो लेस डेंजरस होगा एज कम्पेयर टू इस्कीमिया, ठीक है, क्योंकि स्कीमिया में न्यूट्रिएंट्स भी डेफिशिएंट हैं और ऑक्सीजन भी डेफिशिएंट है, ठीक है। सिमिलरली उसकी ड्यूरेशन क्या है, सपोज अगर हाइपोक्सिया जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, तो डेफिनेटली दिस इज आल्सो गोइंग टू बी डेंजरस, ठीक है। लेकिन अगर इस्कीमिया जो है वो स्मॉलर ड्यूरेशन के लिए भी है, तो दिस इज गोइंग टू कॉज द सेल इंजरी, ठीक है। और उसकी सेवेरिटी क्या है, मीन टू से अगर माइल्ड इस्कीमिया है तो माइट भी वो सेल जो है उस माइल्ड इस्कीमिया को की कंडीशन को थोड़ा सा मीन टू से बेयर कर लें, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सवेयर इस्कीमिया है, ब्लड फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा सवेयरली कॉम्प्रोमाइज हो गया है, देन दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू लीड टू द बैड बैड आउटकम्स, ठीक है। सो जब भी किसी सेल को या टिश्यूज को इंजूरियस स्टिमुलस इफेक्ट करता है, तो दिस इज एक्चुअली इज गोइंग टू मीन टू से डिपेंड ऑन द थ्री मेन थिंग्स कि सेल क्या रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि जो नेचर ऑफ इंजरी है वो क्या है, ठीक है, उसकी ड्यूरेशन कितनी है इंजूरियस स्टिमुलस की, और उसकी सेवेरिटी क्या है, ठीक है। अगर तो यू कैन से कि नेचर ऑफ इंजूरियस स्टिमुलस बहुत हार्श है, तो डेफिनेटली सेल्स के अंदर इरिवर्सिबल इंजरी आएगी, ठीक है। अगर उसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लॉन्ग है तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी आएगी, सेवेरिटी बहुत ज़्यादा है इरिवर्सिबल सेल इंजरी आएगी, ठीक है। लेकिन अगर जो है इंजूरियस स्टिमुलस है वो माइल्ड नेचर का है, उसकी ड्यूरेशन शॉर्ट है और उसकी सेवेरिटी भी लेस है, इन दीज सिनेरियोज इट इज गोइंग टू हैव रिवर्सिबल सेल इंजरी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था ना कि सेल इंजरी इज एक्चुअली गोइंग टू बी ऑफ टू टाइप, रिवर्सिबल हो सकती है या इरिवर्सिबल हो सकती है, ठीक है। ओके, प्लीज आप लोग अपने आप को म्यूट रखें, म्यूट योरसेल्फ। अक्सा, ठीक है। अभी तक आप लोग को ये बात समझ आ गई कि सेल का जो रिस्पॉन्स होगा, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू डिपेंडेंट ऑन थ्री मेन थिंग्स, दैट इज कि नेचर ऑफ इंजरी क्या है, उसकी ड्यूरेशन क्या है और सेवेरिटी क्या है, ठीक है जी। अच्छा, अगर तो यू कैन से कि स्मॉल अमाउंट या अभी जैसे मैं आपको बता रही थी कि स्मॉल अमाउंट में अगर किसी सेल्स को इंजूरियस स्टिमुलस मिल रहा है, ठीक है, और वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए और उसकी सेवेरिटी लेस है, इन दैट सिनेरियो द सेल इज एक्चुअली गोइंग टू हैव रिवर्सिबल सेल इंजरी, ठीक है। लेकिन अगर इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा है इंजूरियस स्टिमुलस की, वो बहुत ज़्यादा मीन टू से हार्श है और ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए है और उसकी सेवेरिटी बहुत ज़्यादा हार्श है, इन दैट सिनेरियो द सेल इज डेफिनेटली इज गोइंग टू हैव इरिवर्सिबल सेल इंजरी एंड द सेल डेथ, ठीक है। और जो कॉन्सिक्वेंसेज है सेल इंजरी के, ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली द टाइप ऑफ सेल, स्टेट ऑफ सेल क्या है और अडेप्टेबिलिटी ऑफ द इंजर्ड सेल क्या है, ठीक है। यानी मीन टू से द सेल जो है वो किस स्टेट में है, उनकी अडेप्टेबिलिटी पावर कितनी है, दैट दे कैन अडॉप्ट दिस मीन टू से द कॉम्प्रोमाइज एनवायरनमेंट को अडेप्ट भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इफ दे हैव नो मीन टू से गॉट नो एबिलिटी टू अडेप्ट दिस changing environment, definitely they are going to have the irreversible cell injury, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट आप लोगों को लास्ट टाइम भी मैंने ये एग्जांपल बताई थी कि जितना सेल वल्नरेबल होगा टू द मीन टू से टू दैट इंजूरियस स्टिमुलस या लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई या हाइपोक्सिया को जितना ज़्यादा वल्नरेबल होगा उतनी ज़्यादा यू कैन से कि इंजरी जो है दिस इज गोइंग टू इफेक्ट दैट सेल, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल ऐसे थी, मैंने आपको बताया था कि जो ब्रेन के सेल्स होते हैं दे आर वेरी मच सेंसिटिव टू द हाइपोक्सिया, ठीक है।
और इस्कीमिया को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो दे कैन नॉट सर्वाइव इन अ स्टेट ऑफ हाइपोक्सिया फॉर मोर देन फ्यू मिनट्स। वाइल अगर आप अपने स्केलेटल मसल्स की बात करें, आपकी जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, दे कैन सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट ऑफ हाइपोक्सिया फॉर इवन मीन टू से 2 to 3 hours भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, so for this reason, this is very important for you, all of you, to know this thing that the hypoxia or ischemia की जो condition है, in that scenario it depends कि जो cells हैं उनका जो है वेयर या मीन टू से उनका टॉलरेंस लेवल क्या है, that how much they can tolerate this hypoxia or ischemia। ठीक है, so हर सेल का बेरेंस लेवल जो है this is actually is going to be different from the other one। ठीक है, तो जितना ज़्यादा वल्नरेबल सेल होगा तो हाइपोक्सिया और इस्कीमिया सेल जो है उतना ज़्यादा इफेक्ट होगा बाय दिस लॉस ऑफ ऑक्सीजन और द ब्लड फ्लो। ठीक है, लेकिन अगर सेल जो है मीन टू से सस्टेन कर सकता है ऑक्सीजन की सप्लाई को, या लॉस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई या ब्लड फ्लो को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, इन दैट सिनेरियो द सेल कैन सस्टेन दिस vulnerable environment for the longer time period। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोगों ने बात स्टडी की है, सबसे पहले मैं आपको दोबारा से इस पेज को रिवाइज कर देती हूँ सो दैट इट शुड बी क्लियर टू यू कि आज हम जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली योर सेल इंजरी विच इज रिलेटेड टू बेसिकली हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया। ठीक है, हाइपोक्सिया क्या है, दिस इज एक्चुअली द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और इस्कीमिया क्या है, दिस इज एक्चुअली द कॉम्प्रोमाइज ब्लड फ्लो टू अ टिश्यू और एन ऑर्गन। ठीक है, तो जब भी हाइपोक्सिया या इस्कीमिया होगा तो जो सेल्स हैं दे आर बीइंग अफेक्टेड बाय दिस, बट दिस डिपेंड ऑन दिस थिंग के जो हाइपोक्सिया या इस्कीमिया है उसकी सिविरिटी क्या है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन दिस थिंग जो हाइपोक्सिया या इस्कीमिया उसकी ड्यूरेशन क्या है। ठीक है, अगर तो ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली द सेल्स आर गोइंग टू हैव इरिवर्सिबल सेल इंजरी, और अगर हाइपोक्सिया या इस्कीमिया माइल्ड नेचर का है और शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए है तो इट देन इन दिस सिनेरियो द सेल्स आर गोइंग टू हैव रिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है जी, अब जो सेल इंजरी है दिस इज एक्चुअली इज गोइंग टू रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंट बायोकेमिकल मैकेनिज्म विच आर एक्टिंग ऑन सेवरल एसेंशियल कंपोनेंट्स। ठीक है, यानी जब भी सेल इंजरी होगी तो उसमें जो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं आपके सेल के, दे आर एक्चुअली आर गोइंग टू बी इफेक्टेड। तो आपने सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जो सेल के 4 मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि किसी भी इंजूरियस स्टिमुलस से इफेक्ट होते हैं, दे आर गोइंग टू बी योर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, आपकी सी जो मशीनरी है प्रोटीन सिंथेसिस की, जो कि आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, that is the one which is going to be affected by the injurious stimulus and your DNA। These are the 4 main things which are going to be affected by any injurious stimulus। ठीक है, उसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस है सेल का, ठीक है, जो कि एटीपी प्रोड्यूस करता है। सेल मेम्ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है इसने इंटेग्रिटी ऑफ द सेल को मेंटेन रखना होता है, बिकॉज द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट you can say component inside and outside the cell is actually being controlled by your cell membrane। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी का मेंटेन रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है विद इन द सेल्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल टू सर्वाइव। डेफिनेटली नई प्रोटीन बनेगी तो सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेलिज और जितने भी यू कैन से विद इन द सेल प्रोसेसेस ऑन गोइंग है, दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोटीन सिंथेसिस बाय योर प्रोटीन मशीनरी। ठीक है, जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट्स पे डिपेंड करता है। और फाइनली डीएनए डेफिनेटली जो सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस है जो कंट्रोल कर रहा है सेल के सब फंक्शंस को, डेफिनेटली उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल। ठीक है, सो अब कोई भी इंजूरियस स्टिमुलस जब भी सेल को आके इफेक्ट करेगा, दीज आर द 4 मेन टारगेट्स जो कि इफेक्ट होते हैं। ठीक है, now we are going to go towards the mechanism of hypoxic और ischemic cell injury। ठीक है, आज जो हम डिफरेंट टाइप ऑफ जो इंजूरियस स्टिमुलाई हैं उनमें से हम only one of them we are going to study during the today's topic, that is actually the hypoxia और ischemia। ठीक है, अब हाइपोक्सिया और इस्कीमिया में मैंने आपको बताया था हाइपोक्सिया क्या है, दिस इज एक्चुअली द डेफिशिएंसी ऑफ योर ऑक्सीजन। ठीक है, और इस्कीमिया क्या है, दिस इज द डेफिशिएंसी ऑफ योर ब्लड फ्लो टू एनी टिश्यू। ठीक है, अभी नॉर्मली मैंने आपको फंक्शन बताया था सेल का कि व्हेन द सेल इज एक्चुअली गोइंग टू प्रोड्यूस द एटीपी थ्रू द
माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आपकी एरोबिक ग्लाइकोलिसिस या क्रेब्स साइकिल जो है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा होता है, विच इज गोइंग टू लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ योर एटीपी। अब दिस एटीपी जो है एक्चुअली इज रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट प्रोसेसेस गोइंग ऑन विद इन द सेल। ठीक है, जब ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगा, तो जितने भी प्रोसेसेस हैं गोइंग ऑन विद इन द सेल, दे आर एक्चुअली आर गोइंग टू बी लॉस्ट। ठीक है, अच्छा अब हम ये यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ठीक है, इस पे अगर आप लोग फोकस करें कि अगर सपोज ब्लड फ्लो, यू कैन सी कि यहाँ पे एक ब्लड वेसल है, ठीक है, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी ब्लॉक्ड बाय अ थ्रोम्बस। अब इस थ्रोम्बस की वजह से ब्लड फ्लो जो है वो दैट हैज बीन ब्लॉक्ड, व्हिच इज गोइंग टू लीड टू द इस्कीमिया। ठीक है, इस्कीमिया क्या है? व्हेन द ब्लड फ्लो टुवर्ड टिश्यू इज गोइंग टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड। अब ऑक्सीजन फ्लो भी कॉम्प्रोमाइज होगी और न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल नहीं है फॉर द सेल, as a result of which definitely the Krebs cycle is going to be compromised। ठीक है, और द सेल जो है उसकी, और यू कैन से कि एटीपी प्रोडक्शन जो है दैट हैज बीन सीज्ड। तो जितने भी प्रोसेसेस हैं जो कि डिपेंडेंट हैं ऑन द एटीपी, दे आर एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज्ड विद इन द सेल। ठीक है, अच्छा अब आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है जिसमें क्रेब साइकिल चल रहा था, अब बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ यू कैन से इस्कीमिया और हाइपोक्सिया, क्या होगा कि दिस इज गोइंग टू लीड टू द लॉस ऑफ योर एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, और एटीपी प्रोडक्शन कम हो गई है। ठीक है, जब एटीपी प्रोडक्शन कम हो जाएगी बाय डिक्रीज एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, तो जो कुछ ग्लाइकोजन के यू कैन से स्टोरेज है विद इन द सेल, that is actually is going to be utilized by the anaerobic glycolysis। जब aerobic glycolysis का process stop हो जाएगा तो anaerobic glycolysis का procedure start हो जाएगा, और anaerobic glycolysis में जो glycogen stored है within the cell, that is going to be utilized। ठीक है, लेकिन जब anaerobic glycolysis होगी तो definitely there is going to be production of lactic acid within the cells। अब lactic acid जब produce होगा तो हाइड्रोजन आयन की concentration ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी तक का क्लियर है सबको? जो आई एम थिंग्स आई एम एक्सप्लेनिंग टू ऑल ऑफ यू, इज इट Yes, क्लियर? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है जी। अच्छा जी, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस जब हो रही होगी तो लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होगी, और लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन की वजह से हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जो है इट इज गोइंग टू बी इंक्रीज। मीन जो सेल्स है इसके अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस हो गया बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब जब हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन विद इन द सेल ज्यादा हो जाएगी तो व्हाट द सेल इज गोइंग टू ट्राइंग टू डू, ये जो हाइड्रोजन आयन है नाउ दिस इज गोइंग टू बी गो सेल इसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेगा इन एक्सचेंज विद द सोडियम आयंस। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगा इन विच द सेल इज ट्राइंग टू पुट दिस एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन आउटसाइड द सेल, एंड or when this hydrogen is going to go out, the sodium is going to come within the cell in exchange with this। ठीक है, तब सोडियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई है सेल्स में? ज्यादा हो गई है। अब इसके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कि जो एक्सेस ऑफ सोडियम हो गई है विद इन द सेल, सेल इज ट्राइंग टू पुश दिस एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम आउटसाइड इन एक्सचेंज विद द कैल्शियम। कैन सी हियर। ठीक है, व्हाट द प्रोसेस इज गोइंग ऑन, दोबारा से एक दफा मैं फिर बता देती हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू डू द हाइपोक्सिक और द इस्कीमिक मीडिएटेड इंजरी टू द सेल। ठीक है, हाइपोक्सिया क्या है? डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई, और इस्कीमिया क्या है? डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो। अच्छा, हाइपोक्सिया और इस्कीमिया दोनों क्या करते हैं? दोनों में ही ऑक्सीजन सप्लाई तो डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज हो ही रही है, लेकिन इस्कीमिया में साथ में और क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स की फ्लो भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई टू द सेल्स इज आल्सो बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, सो इस्कीमिया इज मोर डेंजरस टू द सेल एज कंपेयर टू द हाइपोक्सिया। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी कि अगर किसी के सेल को हाइपोक्सिया या इस्कीमिया हो गया है, हाउ द सेल इज गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय दिस इस्कीमिया और हाइपोक्सिया। ठीक है, सो यू नो दिस थिंग दैट जो आपका पावर हाउस है सेल का, दिस इज गोइंग टू बी योर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में आपकी एरोबिक ग्लाइकोलिसिस या क्रेब्स साइकिल चल रहा होता है व्हिच इज गोइंग टू लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। Suppose because of ischemia or hypoxia, oxygen supply compromise हो गई है now, so what the cell is going to do, because ATP production तो required है ना for the survival of the cell। ठीक है, so if this oxygen supply is being compromised to a cell or ischemia is there, which is going to lead to the loss of oxygen as well as the nutrients
जो सप्लाई है टू द सेल दैट इज गोइंग टू बी कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। व्हाट द सेल इज गोइंग टू डू, अब सेल जो है उसमें एरोबिक ग्लाइकोलिसिस तो डिक्रीज होगी है, बट द सेल इज गोइंग टू शिफ्ट itself to the anaerobic glycolysis, ठीक है। So as a result of this anaerobic glycolysis, lactic acid is going to be produced within the cell, as a result of which there is going to be increased amount of your hydrogen ion concentration. Lactic acid आपको पता है ना हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, तो हाइड्रोजन आयन जो है they are going to be exchanged with the sodium, ठीक है। So hydrogen ions are going to move out of the cell and in exchange with this the sodium ion are going to move within the cell, ठीक है। अब सोडियम की एक्सेस विद इन द सेल जो है दिस इज डेंजरस फॉर द सेल, so the what the cell is trying to do, सेल जो है वो इस एक्सेसिव सोडियम को एक्सचेंज करेगा विद द कैल्शियम, ठीक है। अब कैल्शियम विद इन द सेल जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगा और सोडियम जो है वो इफ्लक्स करना शुरू कर देगा, ठीक है। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू सी ओवर हियर कि एक्सेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम आ गई है विद इन द सेल, ठीक है। सो वन बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए कि जो फ्री साइटोसोलिक कैल्शियम होता है, साइटोसोल होता है ना, आपको पता है जो आपका साइटोप्लाज्म है विद इन योर सेल, उसमें फ्री अमाउंट जो है कैल्शियम की फ्री फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयन इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी नेग्लिजिबल, ठीक है। जब भी सेल के अंदर फ्री कैल्शियम आयंस आएंगे दे आर एक्चुअली डेंजरस फॉर द सेल, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये कैल्शियम आयंस जो होते हैं they are going to lead to the activation of phospholipases enzyme. So normally within the cytosol of the cell, the free calcium ions are not present, ठीक है। सेल के अंदर जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम के जो आयंस होते हैं they are actually stored within the mitochondria and endoplasmic reticulum, ठीक है। साइटोसोल के अंदर कैल्शियम आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये बेसिक प्रिंसिपल है जो आपने याद रखना है कि विद इन द साइटोसोल द कैल्शियम आयंस आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। वेन एवर द कैल्शियम ions are going to enter into the cytosol, what they are going to lead, they are going to lead to the activation of phospholipases enzyme. अब phospholipases enzyme जो होते हैं they are actually the one which are going to lead to the damage to the phospholipids, और आपको पता है ना सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो phospholipids से मेड अप होती है। जब phospholipases enzymes एक्टिवेट होंगे तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू लीड टू द सेल मेम्ब्रेन डैमेज, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट दूसरी तरफ अगर आप देखो कि जब एटीपी प्रोडक्शन कम हो रही है बाय दिस माइटोकॉन्ड्रिया, तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप है व्हिच इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द एटीपी फॉर इट्स फंक्शन। तो जब एटीपी नहीं आएगा तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप जो है वो फंक्शन नहीं करेगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच the sodium which should be actually outside the cell now it is being accumulated within the cell, ठीक है। और पोटेशियम जिसे within the cell होना चाहिए था now it is going to move outside the cell. So as a result of which जब इंट्रासेलुलर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो सोडियम जो है वो अपने साथ ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की वजह से वाटर को भी पुल करता है, ठीक है। तो विद इन द सेल सोडियम और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, और जब सोडियम और वाटर कंटेंट्स ज्यादा हो जाएंगे सेल के अंदर तो दिस विल लीड टू द सेलुलर स्वेलिंग। सेल क्या कर जाएगा, स्वेल हो जाएगा। इज इट क्लियर, अभी तक का जो मैकेनिज्म मैंने सारा बताया, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम क्लियर है। सोडियम पोटेशियम अच्छा वगैरह चलिए, बता दें। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस कौन, अच्छा जी नॉर्मली आपको पता है ना जब हम अच्छा नॉर्मली जब हम बात करते हैं सोडियम पोटेशियम के बारे में, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम आपका मेन इंट्रासेलुलर केटाइन कौन सा है तो वो कौन सा होता है? पोटेशियम। पोटेशियम, ठीक है। और एक्स्ट्रा सेलुलर कौन सा होता है? सोडियम। सोडियम, ठीक है। तो नॉर्मली जो सेल्स होते हैं इनके अंदर पोटेशियम का लेवल ज्यादा होता है और आउटसाइड द सेल एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में सोडियम ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, दिस इज एक्चुअली डन बाय योर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है जो कि क्या करता है कि सोडियम को सेल से बाहर पुल करता है और जो पोटेशियम होती है उसको विद इन द सेल्स लेके जाता है, ठीक है, ताकि सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन सेल्स के अंदर कम रहे और वाटर उसके साथ कम अमाउंट में आए, ताकि सेल जो है उसके अंदर कंटेंट्स वाटर के और सोडियम के नॉर्मल अमाउंट में रहे और सेल अपना नॉर्मल फंक्शन मेंटेन करता रहे, ठीक है। बट व्हेन दिस द सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो कि डिपेंड करता है एटीपी के ऊपर इसका फंक्शन,
अगर एटीपी नहीं आएगा तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस का फंक्शन क्या होगा, सीज हो जाएगा. As a result of which, अब जो सोडियम which should be moved outside the cell क्या होगा, it should be accumulated within the cell. अब आपको पता है ना कि जो सोडियम होता है ये this has got this capability कि अपने साथ वाटर को भी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट प्रोड्यूस करता है ना सोडियम, ठीक है. तो ये अपने साथ वाटर को भी पुल करेगा, ठीक है. तो सोडियम अपने साथ जब वाटर को पुल करेगा तो इंट्रासेलुलर concentration of sodium and water is going to be increased, ठीक है. So as a result of which क्या होगा, the cell is actually is going to have cellular swelling. सेल स्वेलिंग कैसे हो जाती है, जब सोडियम के साथ वाटर कंटेंट्स भी आ जाएंगे और सेल जो है उसके इंट्रासेलुलर कंटेंट्स ऑफ सोडियम एंड वाटर आर गोइंग टू बी इंक्रीज एंड सेल इज गोइंग टू हैव स्वेलिंग, ठीक है. दूसरी तरफ हमने क्या देखा कि जो आपका इलेक्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो रही है. सेल हाइड्रोजन आयन को एक्सचेंज करता है विद द सोडियम आयंस. अब सोडियम आयंस तो विद इन द सेल्स आर नॉट गुड फॉर द सेल, ठीक है. तो सेल इज गोइंग टू ट्राई टू एक्सचेंज द सोडियम आयन विद द कैल्शियम आयंस. और अभी आपको मैंने गोल्डन प्रिंसिपल बताया है कि साइटोसोल में फ्री कैल्शियम आयंस नहीं प्रेजेंट होते, बिकॉज व्हेनेवर द फ्री कैल्शियम आयंस आर प्रेजेंट within the cytosol they are going to lead to the stimulation of your phospholipases enzyme, ठीक है. अब ये जो नॉर्मली फ्री कैल्शियम आयंस होते हैं विद इन द सेल्स कहाँ स्टोर्ड होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है. जब भी सेल के किसी फंक्शन में आपको फ्री कैल्शियम आयंस रिक्वायर्ड है तो वो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या माइटोकॉन्ड्रिया से आ जाएंगे विद इन द साइटोसोल. और once they have done their function they are going to go back into the mitochondria and endoplasmic reticulum और वहां जाके स्टोर हो जाएंगे, ठीक है. अगर फ्री कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होंगे विद इन द साइटोसोल तो वो क्या करेंगे, they are going to lead to the activation of your phospholipases enzyme. अब phospholipases enzyme जो है by name पता चल रहा है कि वो क्या करेंगे, they are going to lead to the degradation of phospholipids. Clear to all of you? जो फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होंगे तो आपको पता है आपकी सेल मेम्ब्रेन किससे मेड अप होती है, लिपिड बाइलेयर से, फॉस्फोलिपिड से, ठीक है. तो आपकी जो फॉस्फोलिपिड ब्रेक डाउन होंगे तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी. डेफिनेटली सेल मेम्ब्रेन जब डैमेज होगी तो दिस इज गोइंग टू लीड टू द सेल इंजरी. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम. अच्छा जी, अभी तक जो हमने मैकेनिज्म स्टडी किया है ये सारा का सारा रिवर्सिबल सेल इंजरी का था. मीन टू से ये जो चेंजेस आ रहे थे सेल में वो सारे के सारे रिवर्सिबल चेंजेस हैं, ठीक है, जो कि वापस चले जाएंगे टुवर्ड्स नॉर्मल सिनेरियो अगर इंजरी जो है वो रिमूव हो जाए, ठीक है. अगर इंजूरियस स्टिमुलस रिमूव हो जाएगा तो जो सेल में चेंजेस आए हैं दे आर गोइंग टू गो बैक टुवर्ड्स द नॉर्मल स्टेट, ठीक है, और सेल जो है वो अपनी नॉर्मल हेल्थ गेन कर लेगा. लेकिन अगर इंजूरियस स्टिमुलस जो है इट इज गोइंग टू हैव अ लॉन्गर ड्यूरेशन टाइम, ठीक है, और अगर वो सवेयर होता जाएगा इन दैट सिनेरियो तो फाइनली द सेल इज गोइंग टू हैव इरिवर्सिबल सेल इंजरी, ठीक है. अब रिवर्सिबल सेल इंजरी में जो चीजें सेल में जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस सेल में होती हैं वो क्या क्या है कि जनरलाइज सेल स्वेलिंग हो जाती है. अब सेल स्वेलिंग क्यों हो रही है उसका मैकेनिज्म मैंने अभी आपको बताया कि विद इन द सेल द कंटेंट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम हैज इंक्रीज्ड, सो एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच द सेल हैज गॉट द स्वेलिंग, ठीक है. ब्लेबिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ब्लेब्स का मतलब क्या है कि सेल्स की मेम्ब्रेन के ऊपर जो है ब्लेब्स बन जाएंगे, ठीक है. और इसकी रीजन क्या थी कि जो आपका सेल स्वेल हुआ है और जो कुछ डैमेज हुआ है सेल मेम्ब्रेन को उसकी वजह से सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर ब्लेबिंग हो गई है, ठीक है. और इंक्रीज वाटर कंटेंट्स की वजह से जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी डायलेट हो जाएगा. माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट इज आल्सो गोइंग टू डायलेट